हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। इस वीडियो में हम हरियाणा की सेकेंड वीक ऑफ जनवरी 2021 की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स डिस्कस करेंगे। हरियाणा में पिछले हफ्ते में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से और पॉलिटी और गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से हुई हैं, विच कैन बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम इफ़ यू आर अपियरिंग इन हरियाणा गवर्नमेंट। तो पहली न्यूज़ जो इकोनॉमी से रिलेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट है, द प्राइम मिनिस्टर डेडिकेट्स रेवाड़ी मादर सेक्शन ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर टू द नेशन। देखिए, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट्स अ वेरी बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो ये हरियाणा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स में से होकर गुजरता है। सो जस्ट लाइक कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे has infused a new life into the economy of Haryana. Similarly, the dedicated freight corridor is also going to do something similar. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये 306 किलोमीटर का सेक्शन, न्यू रेवाड़ी न्यू मादर सेक्शन ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो नेशन को डेडिकेट किया है। एंड ही ऑल्सो फ्लैग्ड ऑफ, that's a different news though, but important, that he also flagged off world's first double stack long haul 1.5 kilometer long container train in New Ateli New Kishangarh section. So that's a different aspect, but it is related to this particular development. तो ये जो न्यू रेवाड़ी न्यू मादर सेक्शन है, ये कुछ हरियाणा में और कुछ राजस्थान में फॉल करता है। So this section of western dedicated freight corridor is situated in हरियाणा। करीब 79 किलोमीटर्स ये हरियाणा में सिचुएटेड है, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है, और अप्रॉक्सीमेटली 227 किलोमीटर ये राजस्थान में है, जयपुर, अजमेर, सीकर, नागौर और अलवर जिलों से होकर गुजरता है। बेसिकली है क्या वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वो भी देखते हैं। इसके खुलने से बहुत सारे इंडस्ट्रियल हब्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, जैसे कि रेवाड़ी, मानेसर, नारनौल, फुलेरा और किशनगढ़। इन जगहों पर जो इंडस्ट्री है उन्हें फ्रेट कैरिज में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब अगर सिंपल वर्ड्स में समझें कि फ्रेट कॉरिडोर है क्या, तो डेडिकेटेड का मतलब है एक्सक्लूसिव या एक्सक्लूसिवली। तो एक्सक्लूसिव का मतलब है कि ये एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही है जिस पे सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियाँ चलेंगी। दिस इज़ ओनली फॉर कैरिंग द फ्रेट। और हमें अगर सोचें कि इसमें फिर इतनी ज़्यादा खास बात क्या है, वो खास बात ये है कि इंडिया में रेलवेज जो है दे हैव एग्जिस्टेड सिंस 1854। 1854 में पहली रेलवे लाइन चली थी इंडिया में फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। 150 साल से ऊपर हो गए हैं, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस वी हैव स्पेंट वेरी वेरी लेस इन द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज। रेलवेज को एक्सपैंड करने में हमने बहुत कम पैसा खर्च किया है एज़ कम्पेयर टू अगर हम दूसरी कंट्रीज़ को देखें तो उन्होंने रेलवेज पे बहुत ज़्यादा खर्च किया है, वेदर इट इज़ चाइना विच हैज़ द लार्जेस्ट हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड, उसके बाद जापान, यूएस, रशिया। इन कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा मॉडर्न और डेवलप्ड रेलवे नेटवर्क है। लेकिन अगर इंडिया में इतना ज़्यादा अल्ट्रा मॉडर्न नेटवर्क हमें नहीं भी चाहिए, वी एटलीस्ट नीड रेलवेज फॉर बेसिक पैसेंजर एंड फ्रेट मूवमेंट। और उसमें प्रॉब्लम ये है कि रेलवेज एक्सपेंशन जो है इट इज़ अ हाईली कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट। कैपिटल इंटेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट जो है वो डिमांड करता है, कैपिटल जो है वो डिमांड करती है अगर हमें रेलवेज को एक्सपैंड करना है। नाउ फॉर द लास्ट 10-15 ईयर्स द गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड वेरियस सेक्शंस ऑफ इंडियन रेलवेज जहाँ पर ट्रेन्स के बढ़ने की वजह से जो कंजेस्शन है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यानी कि जो ट्रेन्स की एवरेज स्पीड है, एक ट्रेन को जब गुजरना होता है तो उसे दूसरी ट्रेन को भी रास्ता देना पड़ता है। सो उसकी वजह से जो एवरेज स्पीड है वो 20 to 30 किलोमीटर्स पर आवर रह जाती है। सो दैट इज़ द रीज़न इसके इन ट्रैक्स के पैरेलल कुछ और ट्रैक्स बनाने की ज़रूरत थी ताकि पैसेंजर मूवमेंट अलग हो सके, फ्रेट मूवमेंट अलग हो सके। और फ्रेट मूवमेंट का फास्ट होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे पूरी इकोनॉमी पे असर पड़ता है। अगर कहीं पे इंडस्ट्रियल जोन्स बने हुए हैं या कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कहीं पे इंडस्ट्रियल हब बनी हुई है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए उसे पोर्ट तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन स्टेट्स में इंडस्ट्री तो है जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी है, लेकिन माल को पोर्ट से लेकर मेन लैंड तक आने में बहुत वक्त लग जाता है, या फिर मेन लैंड से लेकर पोर्ट तक
जो ट्रांसपोर्ट करने में बहुत वक्त और बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती थी। तो इस वजह से कुछ सेक्शंस आइडेंटिफाई किए गए जहाँ पर डेडिकेटेड फ्रेट लाइन बिछाई जाएगी, और ये लाइंस जो हैं दिस आर डबल, तो एक लाइन ट्रेन के आने के लिए, एक जाने के लिए, एंड दिस आर टोटली इलेक्ट्रीफाइड। और ये टोटल पूरा प्रोजेक्ट जो है 2024 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। सो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इज़ अ हाई स्पीड एंड हाई कैपेसिटी रेलवे कॉरिडोर दैट इज एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रेट, यानी कि गुड्स और कमोडिटीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इस पर पैसेंजर ट्रेन्स नहीं चलेंगी, दिस इज डेडिकेटेड फॉर फ्रेट। और इसकी वजह से सीमलेस इंटीग्रेशन हो जाएगी, यानी कि इन रूट्स को ऐसे आइडेंटिफाई किया गया है कि यहाँ पर बहुत सारे SEZ बने हुए हैं या इंडस्ट्रियल जो है वो क्लस्टर्स बने हुए हैं, तो यहाँ से ये सारी जो ट्रेन्स हैं होकर गुजरेंगी और माल है वो बहुत जल्दी से पहुँचाया जा सकेगा। सो वी आर एक्चुअली यूजिंग आवर ट्रेन्स फॉर द फर्स्ट टाइम विद दैट कैपेसिटी। तो अगर ये इंडिया का मैप हम देखें, प्रोजेक्ट मैप अगर हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का देखें, सो जो ये वाली आप रेड कलर की लाइंस देख रहे हैं, जो ये लाइन है यहाँ लुधियाना में मानेसर से शुरू होकर यहाँ से होते हुए ये वेस्ट बंगाल तक जाती है। सो दिस लाइन इज नोन एज साहनेवाल दंकुनी लाइन। दंकुनी इज इन वेस्ट बंगाल एंड साहनेवाल इज नियर दिस लुधियाना इन पंजाब। तो ये पूरी जो है दिस इज नोन एज ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, क्योंकि ईस्ट साइड में है। तो लुधियाना से होकर पंजाब, हरियाणा, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इन सभी स्टेट से होकर गुजरती है। सिमिलरली जिस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की हम अभी बात कर रहे हैं दैट इज़ द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये शुरू होता है दादरी उत्तर प्रदेश से, और यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट भी है जहाँ पर ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर्स मिलते हैं। यहाँ से शुरू होकर यहाँ हरियाणा के बिल्कुल साउथ से गुजर रहा है, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से। सो दिस सेक्शन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नाउ। और उसके बाद ये राजस्थान से होकर, गुजरात से होकर मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाता है। तो एक जाता है कोलकाता पोर्ट तक और एक जाता है मुंबई पोर्ट तक। तो इस तरह से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एंड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। जो ईस्टर्न कॉरिडोर है इसकी पूरी लेंथ करीब 1800 किलोमीटर है, और जो वेस्टर्न कॉरिडोर है इसकी पूरी लेंथ करीब 1500 किलोमीटर है। तो ये 3300 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर जो है ये डेडिकेटेडली फ्रेट मूवमेंट के लिए बन रहा है, बिकॉज दीज आर वेरी बिजी रेलवे रूट्स। तो यहाँ पर पैसेंजर मूवमेंट और रेलवे जो फ्रेट मूवमेंट है वो इकट्ठी होती है, एंड दैट लीड्स टू स्लोइंग डाउन ऑफ ट्रेन्स, क्योंकि ट्रैक्स जो है वो कंजेस्ट हो चुके हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट इज़ द मेजर रीज़न ऑफ दीज कॉरिडोर्स। बाकी कुछ और प्रपोज्ड कॉरिडोर्स हैं, जैसे कि यहाँ से विजयवाड़ा से लेकर दिल्ली तक एक कॉरिडोर प्रपोज्ड है। सिमिलरली चेन्नई से लेकर मडगांव तक, तो ये कुछ प्रपोज्ड हैं, लेकिन जो रेड लाइंस हैं दीज आर द 2 कॉरिडोर्स विच आर गोइंग टू बी कंप्लीटेड वेरी सून। तो इसके 2 आर्म्स हैं, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो सान्नेवाल से शुरू होकर दंकुनी वेस्ट बंगाल तक जाएगा, और इसमें जो फंडिंग हो रही है, यस दिस इज इंपॉर्टेंट, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में हम किससे फाइनेंशियल असिस्टेंस ले रहे हैं? वर्ल्ड बैंक से। और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में हम ले रहे हैं जीका, यानी कि जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जीका। सो दीज आर द 2 एजेंसीज दैट आर असिस्टिंग अस। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में वर्ल्ड बैंक और वेस्टर्न में जीका। तो वेस्टर्न वाला जो है ये भी हरियाणा से होकर गुजरता है, ईस्टर्न वाला जो है ये भी हरियाणा से होकर गुजरता है। सो हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से वेस्टर्न दिस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेस्टर्न भी होकर गुजरता है फ्रॉम द यू कैन से नॉर्थ ऑफ हरियाणा, और जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो भी होकर गुजरता है फ्रॉम द साउथ ऑफ इट। सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। इसके बेनिफिट क्या होंगे? लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, एनर्जी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज रेलवेज आर अ वेरी चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ओवर अ लॉन्ग रन। उसकी वजह से कितने हज़ारों ट्रक्स, हज़ारों लाखों ट्रक्स जो हैं वो सड़क से जो है वो उतर जाएंगे, यू कैन से दैट दे विल नो लॉन्गर बी नीडेड। उससे पॉल्यूशन भी कम होगा, बिकॉज दीज रेलवे ट्रैक्स आर टोटली इलेक्ट्रीफाइड, और उससे एफिशिएंसी बहुत आएगी। फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो एवरेज रनिंग स्पीड होगी इस पे फ्रेट ट्रेन की वो 80 to 90 किलोमीटर्स पर आवर होगी, यानी कि अगर किसी सामान को लुधियाना से लेकर कोलकाता पहुंचना है तो आज की डेट में उसे करीब 1 हफ्ता लग जाता है, लेकिन जब ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा तो उसे लुधियाना से लेकर कोलकाता तक पहुंचने में मैक्सिमम 2 या 3 दिन लगेंगे। देन एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ये, इट प्रोवाइड्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसी की वजह से, इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की वजह से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ रही है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि स्पेशली हरियाणा में।
तो जहाँ जहाँ से ये कॉरिडोर होकर गुजरेगा वहाँ पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स डेवलप किए जा रहे हैं, स्पेशली इन हरियाणाज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महेंद्रगढ़ एंड रेवाड़ी। इसको ऑपरेट करने के लिए एक डेडिकेटेड स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है, DFCCIL और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो कुल 3300 किलोमीटर लंबा DFC है, 1800 का ईस्ट और 1500 किलोमीटर का वेस्टर्न। इसका हेडक्वार्टर्स है जो है वो न्यू दिल्ली में है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, और उसका हरियाणा से लिंकेज। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो पॉलिटी और गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट 8.2 लाख टैब्स टू स्टूडेंट्स। तो पंजाब गवर्नमेंट ने भी ऐसी ही एक स्कीम अभी अभी इंप्लीमेंट की है, जिसमें पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्मार्टफोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। एंड टेकिंग अ क्यू फ्रॉम दैट, एंड इनफैक्ट पैंडेमिक के बाद से इस चीज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस की जाने लगी है, दैट स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स आर साइन क्वा नन इफ़ डिजिटल एजुकेशन इज़ टू बी प्रमोटेड। तो इस वजह से हरियाणा गवर्नमेंट ने भी ऐसी एक स्कीम बनाने की ठान ली है। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे उनमें 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में इंप्लीमेंट होगी, प्राइवेट में नहीं, और 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स को जो है अगले एकेडमिक सेशन के स्टार्ट होने पर टैब्स दी जाएंगी, यानी कि जो डिजिटल टैबलेट्स हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। इसके फीचर्स क्या रहेंगे? दे विल बी प्री लोडेड विद स्टडी मटेरियल एंड टेक्स्ट बुक्स। पहले से ही उसमें प्री लोडेड होंगी, जितनी भी उनकी बुक्स हैं वो सारी की सारी उसमें डिजिटल कॉपीज़ जो हैं वो पहले से ही फीड होंगी, so that the students can enhance their learning and they can study online. तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इसे जो है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रहा है, एंड इसे लाइब्रेरी बुक्स के पैटर्न पे इशू किया जाएगा, यानी कि परमानेंटली नहीं दी जाएंगी। दिस बुक्स विल बी गिवन एंड दे विल बी टेकन बैक व्हेन द स्टूडेंट एग्जिट्स क्लास 12। जैसे क्लास 12 खत्म होगी तब ये टैब उनसे वापस ले ली जाएंगी। द स्टूडेंट्स वुड रिटर्न those after class 10 and 12th exams, right? ताकि स्टेट के लिए भी ये मॉडल थोड़ा सस्टेनेबल हो सके। इन टैबलेट्स में QR कोडेड कंटेंट होगा, जैसे कि NCERT कंटेंट, एजुसेट वीडियोस, दीक्षा ऑनलाइन कंटेंट, यूट्यूब वीडियोस प्रिपेयर्ड बाय टीचर्स, देन क्वेश्चन बैंक्स होंगे, प्रेपरेशन मटेरियल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम फॉर इंजीनियरिंग, नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड अदर एग्जाम्स। तो सारा का सारा मटेरियल जो है वो इस पर डिजिटली प्रोवाइड करा दिया जाएगा, सो दैट स्टूडेंट्स कैन एक्चुअली इनकलकेट ई लर्निंग को पॉपुलराइज करने का और ई लर्निंग को पेनिट्रेट करवाने का ये सबसे इफेक्टिव तरीका सरकार को अभी लग रहा है। तो इसलिए ये सारी जो टैब्स वगैरह हैं ये डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। सारा का सारा कंटेंट प्री लोडेड होगा ऑन एन एनक्रिप्टेड डेटा कार्ड, so that the students can study, give mock exams and solve previous year papers and prepare for the exams. तो ये सारा का सारा प्री लोडेड कंटेंट होगा, जिससे कि स्टूडेंट्स को ई लर्निंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर ये स्कीम वाकई में अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाती है, देन इट कैन एक्चुअली बी अ गेम चेंजर टुवर्ड्स ई लर्निंग। नंबर 1, ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड, डिजिटल इंक्लूजन। डिजिटल इंक्लूजन में ये स्कीम एक लैंडमार्क साबित हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ दोज टैबलेट्स एंड द वे द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स द स्कीम। तो डिजिटल इंक्लूजन कर सकती है स्कीम, यानी कि जो डिजिटल हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में एक गैप देखा गया है 2020 में। वाई? बिकॉज ऑफ द कोविड-19 एंड द रिजल्टेंट लॉकडाउन। उसकी वजह से जो लोग डिजिटली एबल थे, दे वर एबल टू टेक द बेनिफिट्स ऑफ ऑल दैट वाज बीइंग जनरेटेड ऑन द इंटरनेट। लेकिन जो लोग डिजिटल हैव नॉट्स थे, जैसे रूरल एरियाज़ में, गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनके घर में एक ही स्मार्टफोन है या एक भी स्मार्टफोन नहीं है। देयर हैव बीन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स नॉट ओनली इन हरियाणा, अक्रॉस इंडिया। तो उन बच्चों को डिजिटल हैव नॉट की कैटेगरी में अगर हम गिने, सो दे वर नॉट एबल टू टेक द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल एजुकेशन, दे वर नॉट एबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ द एंटायर कंटेंट दैट वॉज जनरेटेड ऑन द इंटरनेट फॉर फ्री। क्योंकि इंटरनेट पे फ्री कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, बट दो स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू टेक इट बिकॉज दे डू नॉट हैव द requisite चैनल। और वो चैनल क्या है? दैट चैनल इज द गैजेट एंड द इंटरनेट एबिलिटी। सो इंटरनेट एबिलिटी may be cheap, but the gadgets are not that cheap. So now the government is trying to fill that gap by providing them that channel so that they can take benefit of all the free content that is available on the internet. तो अगर ये हो जाता है, it will actually be a very big boost for digital inclusion in Haryana.
नेक्स्ट, हरियाणा ओपन्स फर्स्ट व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इन पंचकुला। अब ये न्यूज़ अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक माइलस्टोन है, बिकॉज हरियाणा ने कुछ महीने पहले ही अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की थी। ईवी पॉलिसी ऑफ हरियाणा जो है वो लॉन्च की गई थी, और उसी के परस्यूएंस में ये पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन या इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ओपन हुआ है। इट्स जस्ट लाइक फर्स्ट पेट्रोल पंप बीइंग ओपनड और फर्स्ट फिलिंग स्टेशन बीइंग ओपनड समवेयर इन अ स्टेट। तो देर आर थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ फिलिंग स्टेशंस इन इंडिया, लेकिन जब कोई पहला ओपन हुआ होगा, दैट वुड हैव बीन अ माइलस्टोन। उसी तरह से मोबिलिटी की दिशा में हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू शिफ्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड मोबिलिटी, यानी कि कम्यूटेशन। तो उसकी डायरेक्शन में एक तरह से ये पहला फिलिंग स्टेशन एस्टैब्लिश हुआ है, एंड थाउजेंड्स एंड लैक्स मोर आर येट टू कम। तो इसलिए ये एक लैंडमार्क इवेंट है, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट हियर। सो हरियाणा's first electric vehicle charging station in Panchkula, right? It will be the first station in Haryana, yes. Capacity to charge every electric vehicle varying from small to large. तो अभी तो वैसे इतनी एडॉप्शन आई नहीं है लोगों में, बट जितने भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो मार्केट में हैं या जो रोड्स पर हैं, ऑल ऑफ दोज कैन बी चार्ज हेयर, यानी कि इट्स एन इंटीग्रेटेड सिस्टम। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर व्हीकल ही यहाँ पर चार्ज हो सकता है। The Department of New and Renewable Energy has been designated as the state nodal agency for setting up the infra. This is very important for you from the governance perspective. जो हरियाणा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी है, डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, उसे नोडल एजेंसी डिक्लेयर किया गया है इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करने के लिए। यानी कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी प्राइवेट फर्म या पॉलिसी के अकॉर्डिंग कोई भी सेट करना चाहता है, तो जो नॉड है वो डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी की लेनी पड़ेगी। सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस। उसके बाद हरियाणा की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की बात करें तो रिसेंटली लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने पॉलिसी, ड्राफ्ट एस्टेट मैनेजमेंट पॉलिसी 2020, और इसमें काफ़ी सारे इंसेंटिव्स बताए गए थे कि ऑटो सेक्टर में जो है कुछ इंसेंटिव दिए थे हरियाणा गवर्नमेंट ने। एंड हरियाणा में ऑलरेडी ऑटो सेक्टर काफ़ी अच्छा, काफ़ी थ्राइविंग है, वेदर इट इज़ इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुड़गांव और इन रेवाड़ी। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी ऑटो इंडस्ट्री जो है वो ऑलरेडी सेटअप है। एंड हरियाणा गवर्नमेंट has decided to incentivize the manufacturing of electric vehicles and green automotive technologies. तो अब हरियाणा ये सोच रहा है कि हम जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफ़ी अग्रणी है, उसी तरह से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी अग्रणी बने। सो दैट्स वाई दे हैव लॉन्च दिस पर्टिकुलर पॉलिसी कि अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए या ग्रीन ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर फैक्ट्री सेटअप करता है, देयर विल बी सो मेनी बेनिफिट्स लाइक टैक्स रिबेट्स, लाइक द टैक्स वेवर पीरियड, बहुत कुछ। The draft states that it will promote and support the establishment and expansion of existing automobile units and training centers, linkages with industrial training institutes, polytechnics, development of social infrastructure and all that. तो अगर स्टेट का थोड़ा सा ऑटोमोबाइल सेक्टर देखें, करंटली द स्टेट मैन्युफैक्चर्स 80% ऑफ एक्सकेवेटर्स, क्रेन्स, कार्स एंड टू व्हीलर्स ऑफ इंडिया। तो पूरे इंडिया की ये तो हो गई यू कैन से कैपिटल मशीनरी। अगर पैसेंजर सेगमेंट में देखें 50% ऑफ कार्स एंड 33% ऑफ टू व्हीलर्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड ओनली इन हरियाणा, यानी कि हरियाणा इज़ द लीडर इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने भी ये एक रूल बनाया था दैट द सेल एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विदाउट बैटरीज, लाइक जो व्हीकल्स जिनमें बैटरीज नहीं है, दे ऑल्सो नीड टू बी रजिस्टर्ड, ताकि एक इकोसिस्टम क्रिएट हो सके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए दिस इज़ अ स्टेप द हरियाणा हैज़ टेकन। तो कहीं भी आपको हरियाणा इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आए या फ्यूचर अप्रोच पूछी जाए, तो यू हैव टू स्टेट दैट द फ्यूचर बिलोंग्स टू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, द फ्यूचर बिलोंग्स टू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। दैट मीन्स कि हरियाणा जहाँ पर देश की 50% कार्स मैन्युफैक्चर होती हैं, अगर हरियाणा इसमें कोई स्टेप ले रहा है दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर सेटअप हो, इट इज़ बाउंड टू हैव अ वेरी हैवी इम्पैक्ट ऑन द एंटायर EV इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट है नॉट ओनली फ्रॉम हरियाणाज पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो फ्रॉम दैट ऑफ इंडियाज। नेक्स्ट, हरियाणा विन्स अवार्ड फॉर ई-गवर्नेंस एक्सीलेंस। ई-गवर्नेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हरियाणा ने, एंड दैट्स वाई इट हैज़ रिसीव्ड
award from the President of India. तो recently डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 दिए गए थे लास्ट वीक, डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020, जिसमें हरियाणा को एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस कैटेगरी में, एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है फॉर अंत्योदय सरल पोर्टल। यानी कि हरियाणा एक पोर्टल चला रहा है, ऑनलाइन पोर्टल नोन एज अंत्योदय सरल पोर्टल, और इसकी वजह से हरियाणा को डिजिटल इंडिया अवार्ड्स में ये अवार्ड दिया गया है फॉर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन डिजिटल गवर्नेंस। अब इसका मतलब क्या है एंड व्हाट इज दिस पोर्टल, व्हाट इज अंत्योदय सरल पोर्टल? देखिए, कई बार जो स्कीम्स के नाम होते हैं उस स्कीम के नाम में ही सारा कुछ छुपा होता है। सो इफ यू स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू द नेम ऑफ द स्कीम, तो उस नाम को अगर डिसाइफर करेंगे तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। जैसे अगर आपने स्कीम के बारे में कुछ नहीं भी सुना है, इस एक लाइन को पढ़ के आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अंत्योदय, अंत्योदय का मतलब होता है अंत उदय। अंत उदय से ये वर्ड बना है। अंत उदय मीन्स द लास्ट मैन स्टैंडिंग हैज टू राइज। अंत्योदय, अंत्योदय अन्य योजना भी चलती है कई स्टेट्स में, जहां पर सबसे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को फ्री राशन प्रोवाइड कराया जाता है या सब्सिडाइज्ड राशन प्रोवाइड कराया जाता है। तो अंत्योदय का मतलब अंत यानी कि द लास्ट पर्सन, उदय मीन्स राइज। तो आखिरी इंसान यानी कि जो सबसे गरीब है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, उसके राइज के लिए गवर्नमेंट कुछ कर रही है। सो अंत्योदय का मतलब पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। So for the poorest of the poor, not only in terms of economy but in terms of opportunities, ये सिर्फ इकोनॉमिक पुअर की बात नहीं कर रहे हैं हम, हैव नॉट की बात कर रहे हैं। यानी कि ऐसे लोग जिनको अपॉर्चुनिटीज उतनी अच्छी नहीं मिलती, मे बी द पर्सन इज इकोनॉमिकली पुअर, देन मे बी द पर्सन इज ऑल्सो अ लोअर कास्ट, अगर वहाँ पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होती है तो, देन द पर्सन मे बी फ्रॉम अ रूरल एरिया, द पर्सन मे बी इलिटरेट। तो अगर ये चारों चीज़ें इकट्ठी हो जाएं, then that is a very high level of disadvantage to that person. The person is very poor, belongs to a lower caste, rural area में रहता है और illiterate भी है, and to top it all is a woman, for example. तो हर तरह की discrimination में भी that person is facing, gender based भी, then opportunity based भी, area based discrimination, caste based discrimination, gender based discrimination, economic discrimination. तो यानी कि वो person जो है वो like that person is स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द लाइन। तो गवर्नमेंट जो बेनिफिट दे रही है, सबसे लास्ट में जो इंसान लाइन में खड़ा है, दैट इज द पर्सन हु इज वेरी वेरी अंडर प्रिविलेज्ड। तो उसके राइज के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, दैट इज अंत्योदय। अंत में जो इंसान लाइन के एंड में खड़ा है, टू एक्चुअली बूस्ट अप दैट पर्सन, व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग। सो अंत्योदय सरल पोर्टल, सरल मीन्स सिंपल, यानी कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए एक बहुत ही सिंपल पोर्टल है। दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ अंत्योदय सरल पोर्टल। और पोर्टल का मतलब क्या है, डिजिटल गवर्नेंस अवार्ड मिला है इसे। यानी कि गवर्नेंस का मतलब होता है द गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप, गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप। यानी कि आपको सरकार से जो भी काम है वो आप डिजिटली कर सकते हो। हमें सरकार से क्या काम होते हैं, वी हैव टू टेक परमिशंस, वी हैव टू अप्लाई फॉर लाइसेंसेज, वी हैव टू अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट्स लाइक बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, हमें बिजली का कनेक्शन लेना है, हमें पानी का कनेक्शन लेना है, वी हैव सो मेनी फंक्शंस दैट वी हैव टू परफॉर्म फ्रॉम द गवर्नमेंट। हमें टैक्स पे करना है, हमें टैक्स का रिफंड लेना है। तो जहाँ पर भी हम सरकार से इंटरेक्ट कर रहे हैं या हमें किसी के लिए कंप्लेंट डालनी है फॉर एग्जांपल, तो जहाँ भी ह्यूमन यानी कि सिटीजन्स की और सरकार की इंटरेक्शन हो रही है, दैट इज़ गवर्नेंस। और वो गवर्नेंस जब ऑनलाइन हो गई है, दैट इज़ डिजिटल गवर्नेंस। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो आपके दरवाजे पर आ गई है, द गवर्नमेंट इज़ एट योर डोर स्टेप। तो आप घर पर बैठे बैठे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं बाय दिस पोर्टल। तो यानी कि एक ही लाइन से हमें सारा कुछ समझ आ सकता है इफ़ वी नो द टर्मिनोलॉजी बिहाइंड एवरी वर्ड। अंत्योदय सरल पोर्टल फॉर डिजिटल गवर्नेंस। यानी कि हरियाणा का ये जो पोर्टल है ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। इसका मतलब यही हुआ, इसीलिए इसे अवार्ड मिला है अमंग ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज़ इन इंडिया। एंड मैनी अदर स्टेट्स आर ऑल्सो रनिंग सिमिलर पोर्टल्स। जैसे राजस्थान में एक बहुत अच्छा पोर्टल है, उसी तरह से बहुत सारी स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की वेबसाइट्स बनाई हुई हैं। बट द थिंग इज़, ये जो पोर्टल है इट इज़ एन इंटीग्रेटेड वन। तो आप सिर्फ इस एक पोर्टल पर जाएंगे और सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो भी आपको सर्विसेज चाहिए दैट आर अवेलेबल ऑन द पोर्टल। तो देखते हैं इस पोर्टल की कुछ स्पेशलिटीज़ क्या हैं। तो ये जो अवार्ड है ये प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया, बट दिस अवार्ड इज़ एक्चुअली गिवन ऑन बिहाफ ऑफ
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिकॉज ये डिजिटल पोर्टल के लिए है अवार्ड, तो इसको इम्प्लीमेंट करने की जो नोडल एजेंसी है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। तो सभी स्टेट्स पोर्टल चला रही हैं, तो ये देखना कि किसका पोर्टल सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। यस, दिस इज अ टर्मिनोलॉजी आई एम यूजिंग। सबसे स्मार्ट पोर्टल किसका है? नाउ व्हाट डज इट मीन व्हेन आई से स्मार्ट? स्मार्ट ये एक टर्म है जो कहीं भी आप एडमिनिस्ट्रेशन या उससे रिलेटेड कोई आंसर लिख रहे हो तो आप स्मार्ट टर्म यूज़ कर सकते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमेशा स्मार्ट होनी चाहिए। दैट मीन्स कोई भी आप टूल डिज़ाइन करते हैं फॉर ई गवर्नेंस, फॉर गवर्नेंस, एनीथिंग, इट शुड हैव दीज 5 फीचर्स। इट शुड बी सिंपल, जैसे कि ये सरल पोर्टल है। सरल का मतलब होगा कि यूज़र इंटरफेस बहुत आसान है। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पोर्टल है, इसको चलाना बड़ा मुश्किल है। नो, सिंपल। Then it has to be manageable. मैनेज करना इजी होना चाहिए उसको। It should not be like chaotic. Then accountable. क्या वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है? अगर आपको कोई सर्विस टाइम पे नहीं मिलती है, क्या अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है कि उतनी समय में अगर नहीं मिली तो वो प्रॉब्लम कहाँ पे एड्रेस की जाएगी? Then responsive. Is that particular पोर्टल और दैट पर्टिकुलर सर्विस रिस्पॉन्सिव? या ऐसा तो नहीं है कि वो बस एक तरह से डोमेंट सर्विस है, आपने अप्लाई कर दिया और उसके बाद कोई फॉलोअप नहीं है। नो, इट हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिव। देन इट हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट। कहीं भी किसी तरह से वहाँ पर करप्शन का स्कोप तो नहीं है। इज देयर ट्रांसपेरेंसी इन द डीलिंग्स? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑनलाइन अप्लाई किया है, क्या उसमें कोई टाइम लिमिट मैंशनड है दैट इन दिस टाइम पीरियड यू विल बी अलॉटेड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन? या अगर नहीं मिलेगा तो आपकी ऑब्जेक्शन आपको बता दी जाएगी, यानी कि इतने दिनों में डिसाइड कर लिया जाएगा। सो दैट मीन्स ट्रांसपेरेंसी इज देयर। अगर ये ट्रांसपेरेंसी ना हो, अगर कोई ऐसी डेडलाइन ना हो, देन यू हैव टू ब्राइब द ऑफिशियल। लेकिन अगर कोई डेडलाइन दे दी गई है, देन दैट ऑफिशियल हैज़ नो ऑप्शन बट टू प्रोसेस योर, यू कैन से, एप्लीकेशन। तो आप जो भी नॉमिनल फीस है, जो सरकारी फीस है, वो पे करके देन यू कैन एक्सपेक्ट कि मुझे मिल जाएगा। दैट मीन्स पोर्टल पे ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, या किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में ये 5 क्राइटेरिया जब मैच होंगे, व्हेन दैट सर्विस इज सिंपल, मैनेजेबल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट, ओनली देन यू कैन से दैट द सर्विस इज रियली गुड। तो किसी भी जो गवर्नेंस का या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी पर्सपेक्टिव है, उसे इन 5 क्राइटेरिया पे रख के देखना चाहिए। ओनली देन दैट थिंग कैन बी टेस्टेड। तो इसके बारे में बता रहे हैं दैट दिस अंत्योदय सरल पोर्टल, इट इज अ वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर सिटीजन सर्विस अक्रॉस द स्टेट। किसी भी तरह की सर्विस हो, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपने इस पोर्टल पे जाना है और आपको वो सर्विस जो है वो मिल जाएगी। इट्स अ ह्यूज सक्सेस एंड विजिबिलिटी ऑफ 3.4 करोड़ एप्लीकेशंस फॉर स्कीम सर्विसेज अक्रॉस हरियाणा। कोई भी सरकार स्कीम लॉन्च करती है, कुछ भी करती है, उसके लिए आपको बेनिफिट लेना है, जस्ट गो देयर एंड फिल अ फॉर्म। इस तरह से है, राइट? और जो इलिटरेट लोग हैं वो भी किसी सुविधा सेंटर में जाकर या किसी जगह जो गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड सेंटर्स हैं वहाँ पर जाकर फॉर्म भरवा सकते हैं। ऑफ कोर्स more than 5.5 lakh applications are received through अंत्योदय सरल पोर्टल on a monthly basis। इतना सक्सेसफुल है ये पोर्टल और उन सभी एप्लीकेशंस को ये प्रोसेस कर रहा है। हर महीने इतनी लाखों एप्लीकेशंस आ रही हैं। The citizens are sent more than 20 lakh proactive SMSs per month। लोगों को हर वक्त लूप में रखा जाता है। हर महीने 20 लाख SMS सेंड किए जाते हैं लोगों को, इन्फॉर्मिंग दैम अबाउट द स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन। मान लीजिए किसी ने बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई किया है, तो अगर वो बन जाता है तो उसे SMS आ जाएगा दैट योर बर्थ सर्टिफिकेट इज़ रेडी, फॉर एग्जाम्पल। तो यही होती है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं करनी। कहीं भी आपको ई गवर्नेंस से क्वेश्चन आ जाए, यू हैव टू मेंशन अंत्योदय सरल पोर्टल डेफिनेटली। इट इज़ एन इन हाउस प्रोडक्ट ऑफ NIC हरियाणा। जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है हरियाणा के जो ब्रांच है, उसका इन हाउस प्रोडक्ट है ये, कहीं से अडॉप्ट नहीं किया उन्होंने। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। तो हरियाणा में कहीं भी आपको गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, नॉट ओनली ई गवर्नेंस, इन जनरल गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन आ जाए, आपने कहीं ना कहीं से अंत्योदय सरल पोर्टल को वहाँ पर डालना है। एंड यू हैव टू मेंशन दैट दिस, इट हैज़ टू बी स्मार्ट, इट हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिव, इट हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। सो these are the some important news of Haryana for this week of January. So if you haven't subscribed to this channel, please subscribe the channel and press the bell icon.
अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर खुद को रजिस्टर करें एंड देन यू कैन डाउनलोड दिस PDF so that you can revise it timely. You can subscribe to our course and in any case subscribe to this channel and press the bell icon so that you are the first to be notified whenever we post a video. Hit like and share it with your friends. Thank you and all the best for your exams.